गुड मॉर्निंग। साइक्लिक ग्रुप्स का आज लास्ट लेक्चर है। कुछ रिजल्ट्स हमारे रह गए हैं जिनको प्रूफ करना है। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे इस लर्निंग को। तो मैं आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा है इससे पहले आपको पिछले लेक्चर का एक थ्योरम का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। Every subgroup of a cyclic group is cyclic. Moreover, if order of A, some element A का order कितना है n, then the order of any subgroup of this group is a divisor of n. Also, for each positive divisor k of n, the group this has exactly one subgroup of order k. मैंने यहाँ पर भी कहा था कि लैग्रेंजेस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए ट्रू होता है। हम ये पढ़ेंगे जब लैग्रेंज थ्योरम पढ़ेंगे। अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है तो जो n नेचुरल नंबर आया उसका कोई भी डिवाइजर ले लीजिए, उस ऑर्डर का यूनिट सब ग्रुप मिलेगा, ये कहा गया है। यही प्रूफ भी किया गया था। तो अगर आपने पिछला लेक्चर एंजॉय किया है तो आज अब थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट देखिए। If G is a finite group of order n and for every divisor D of n there exists a unit subgroup of order D, अगर ऐसा हो रहा है then G is cyclic। तो आज साइक्लिक प्रूफ करना है आपको। पिछले में ये था कि अगर कोई G n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो n का जो भी डिवाइजर मिलेगा, जितने भी हर डिवाइजर, मान लीजिए ग्रुप मैंने 30 ऑर्डर कर लिया तो 6 डिवाइड कर रहा है ना, तो 6 ऑर्डर का यूनिट सब ग्रुप मिल रहा था। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि कोई ग्रुप है और हर डिवाइजर जो भी है उस ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिल रहा है, तो जो ग्रुप G है वो साइक्लिक है। इफ G इज फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n and for every divisor D of n there exists a unique subgroup of order D। प्लीज कोई भी चीज लूज नहीं कर सकते, आप यूनिट हटा नहीं सकते। ये नहीं कि हर ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिल ही रहा है, यूनिट भी होना चाहिए। मतलब अगर एक ही ऑर्डर के एक से ज्यादा सब ग्रुप मिले तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे। प्रॉब्लम यह है कि अभी आइसोमॉर्फिज्म हमने यहाँ पढ़ा नहीं है। मतलब वो ये है कि अलजेब्राइकली एक जैसी प्रॉपर्टीज है तो वो आइसोमॉर्फिक है। चलिए हम इसे आज समझते हैं कि कैसे प्रूफ करें। हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि मान लेते हैं कोई नंबर d है और वो n को डिवाइड करता है। फॉर एवरी डिवाइजर लिखा हुआ है ना d ऑफ n, तो हमने d ले लिया। लेट अस डिफाइन, हम कोई एक डिफाइन यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं AD, हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। और D क्या है? ग्रुप के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनका ऑर्डर D है। AD एक ऐसा सेट है, ग्रुप के उन एलिमेंट G के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनका ऑर्डर कितना है? D है, वो हमने ले लिया AD में। और D क्या था? डिवाइजर ऑफ n। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर n में 30 ले लिया था पिछले लेक्चर में और अगर ये सेट्स कह रहे हैं तो ए सेट समझिए, मतलब ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर सेट्स है। इस तरह से AD, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये है कि AD एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। सपोज जो AD है वो नॉन एम्प्टी, हम ऐसा ले लेते हैं। तो भाई कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना इसमें जिसका ऑर्डर D है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम x belongs to G such that order of x equal to D। ठीक, ऑर्डर ऑफ x D है तो फिर आपको x
एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स डी माइनस वन और एक्स डी है तो ये तो ई मिला। इसको मैं कुछ मान लेता हूं, लेट एच। तो फिर जो एक्स है वो किससे जनरेट हो रहा है? एच ये पूरा ये है, एक सिंगल एलिमेंट एच से जनरेट हो रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको इससे क्या समझ में आया? ऑर्डर ऑफ एक्स कितना था? डी, और वही ऑर्डर ऑफ एच भी है, जो एच का ऑर्डर वही है। तो फिर एक साइक्लिक ग्रुप है आपके पास जिसमें डी एलिमेंट हैं, तो इसके जनरेटर कितने होंगे? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दिस इम्प्लाइज एच हैज, आइलर फंक्शन आपको याद होगा, 5D जनरेटर्स ऑफ एच, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, और 5D एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, कि एच में इतने एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, ताकि वो हर एलिमेंट जनरेट कर सकें। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने ऐसे ही U8 लिया था और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाया था जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तो वो साइक्लिक नहीं हो पाया था। तो साइक्लिक होने के लिए एलिमेंट का ऑर्डर, जो जनरेटर जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, उसका ऑर्डर उतना ही होना चाहिए जितना ग्रुप का ऑर्डर है। एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर, दोनों बराबर होने चाहिए। तो जनरेटर जो है वो तो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 5D है, और उनका ऑर्डर कितना होना चाहिए? जितना ग्रुप का ऑर्डर है, मतलब D होना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें बात यूनिकनेस की है कि यूनिक होना चाहिए। तो इस बात को ऐसे लिख लेते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंग्स टू G और y H में नहीं है और y का ऑर्डर भी D है, कोई एलिमेंट ग्रुप में ऐसा है जिसका ऑर्डर D है लेकिन वो H में नहीं है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब D ऑर्डर के सारे जितने एलिमेंट G में हो सकते थे वो सब H में आ चुके हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता सब H में आ चुके हैं? चलो देखते हैं फिर। अगर वो H में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आया जिसका ऑर्डर D है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो फिर इस Y से जनरेट कर सकते हैं ना कोई नया ग्रुप। देन कोई K मान लो जो जिससे जनरेट होगा Y इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। अब स्टेटमेंट में लिखा है हमने, देयर एग्जिस्ट अ यूनिट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D, ये लिखा हुआ है, तो उस बात को लिख लेते हैं। इट इज गिवन that G has unique subgroup of order D। अगर यूनिट ही है D ऑर्डर का, तो फिर K और S क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और K और S बराबर है, इसका मतलब जो एलिमेंट K में है वो H में है, जो H में है वो K में है। तो फिर जो Y है वो किस में होना चाहिए? H में होना चाहिए। ये तो कंट्राडिक्शन है ना। आप अभी क्या कर रहे थे? तो फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D विल बी इन H। सो all elements of order D will be in H। सबके सब H में होने चाहिए।
तो जितने भी एच में हैं डी ऑर्डर के, तो बस एच में ही है और कहीं नहीं है। तो मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं फिर ये पूरा जी है और डी ऑर्डर के कितने हैं, आपने लिखा डी ऑर्डर के कितने हैं 5D, और वो केवल एच में है ना, तो पूरे ग्रुप में डी ऑर्डर के केवल 5D एलिमेंट्स ही है ना, और तो कोई बचा ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? डी ऑर्डर के केवल कितने एलिमेंट है 5D एलिमेंट है। ऐसा कोई एलिमेंट हमने लेने की कोशिश की, देखिए डी ऑर्डर का जो एच में ना हो तो आपको क्या कंट्राडिक्शन मिला। तो डी ऑर्डर के जितने भी पूरे ग्रुप में एलिमेंट हो सकते थे सबके सब किस में आ गए हैं, एच में आ गए हैं। ठीक है ना, इस बात को लिखते हैं 10। अभी तक एच में लिख रहे थे, अब जी के लिए लिख रहे हैं। द नंबर ऑफ elements in G of order D is 5D। डी ऑर्डर के कितने हैं, वही जो एच में है जी में उतने ही है और कोई है ही नहीं अतिरिक्त, तो 5D एलिमेंट्स आ गए आपके पास। तो आपने एक चीज देखी कि डी डिवाइड कर रहा था, तो डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे 5D एलिमेंट होंगे, वो सब एच के जनरेटर हो जाएंगे। आप सरल 2 लाइन की क्रोनोलॉजी समझिए। डी अगर डिवाइड करता है एन को, तो आपने एक डी ऑर्डर का एलिमेंट होगा जरूर कोई न कोई, और उससे एक ऐसा सेट बना लीजिए जो सब ग्रुप हो जाएगा। और क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो ये जनरेटर होगा इसका, और कितने जनरेटर होंगे 5D एलिमेंट्स होंगे आपके पास। तो आप ये करें कि डी ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर डी इज 5D, और वो सब एच में है। ऐसे ही कोई दूसरा डिवाइजर सोचिए, कोई दूसरा, वो सब D1 मान लेते हैं, D1 डिवाइड कर रहे हैं इनको, तो सेम स्टोरी होगी। तो इस कंक्लूजन से हम क्या समझे कि जो G है वो सब इस तरह के AD जितने भी होंगे, वो डिवाइजर कौन से, D डिवाइड्स N, जितने D N को डिवाइड कर रहे हैं उससे आप हर बार एक AD बना लीजिए, उन सब का यूनियन कर लीजिए, तो वो पूरे ग्रुप की कार्डिनलिटी, मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं वो आ जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से क्लेम क्या है कि जी को क्या लाना है, साइक्लिक, जी साइक्लिक। तो फिर जी का जो ऑर्डर है n, उस ऑर्डर का भी एलिमेंट होना चाहिए, हमें ये दिखाना होता है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वही एलिमेंट, तो साइक्लिक हो जाएगा, एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो हाँ देखिए, मान लेते हैं D1 D2 एंड सो ऑन DS, कुछ मान लेते हैं, बी ऑल डिवाइजर्स ऑफ n। n को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर इतने ही, यही है, मान लेते हैं D1 D2 D3 एंड सो ऑन DS तक है। ठीक है, तो अब आप सभी से फॉर्म AD1 AD2 आप ये बनाइए, ADS आप ऐसा बना सकते हैं। तो फिर यहां से आपको मिलेगा वी हैव 5D1, 5D मिला था उससे 5D1 5D2 एंड 5DS। आपको ये नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं मिल रहे, ठीक है।
ये सब नॉन जीरो होंगे। ये क्या दिखाना है अब, ये नॉन जीरो है। कैसे, देखिए हम मान लेते हैं कि कुछ जो है, लेट AD1 इक्वल टू 0, 5 मतलब एम्प्टी सेट, ADI तक कुछ जो है सब क्या हो गए, 5 हो गए, एम्प्टी सेट है। एंड ADI से आगे ADI+1 इज नॉट एम्प्टी एंड सो ऑन, और लास्ट में ADS भी नॉन एम्प्टी। हमने माना कि कुछ ADI एम्प्टी सेट है और कुछ ADI नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं। ये संभावना हमने व्यक्त की। देखिए, अगर इफ ऑल ADI को आप एम्प्टी मानेंगे फॉर ऑल D बिलोंग्स टू N, अगर ऐसा कर देंगे तो फिर ग्रुप का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, 0। ग्रुप का ऑर्डर 0 आने का मतलब ग्रुप ही एम्प्टी होना। फिर जब एम्प्टी ग्रुप ही है तो फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसका मतलब सारे ADI तो एम्प्टी नहीं हो सकते। अच्छा, हमें यह बताना है कि कोई भी ADI एम्प्टी नहीं है। ध्यान से समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ADI एम्प्टी नहीं होगा। हर ADI में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, ये दिखाना है। तो कोई भी ADI एम्प्टी नहीं होगा। तो सवाल उठ सकता है कि हो सकता है कुछ ADI, अच्छा ये तो ठीक है, जैसे ऑल ADI तो एम्प्टी नहीं हो सकते, हो सकता है कुछ ADI एम्प्टी हो और कुछ नॉन एम्प्टी हो। अब हम इस संभावना को भी कैंसिल करेंगे। हम ये बताएंगे कि कोई भी ADI नॉन एम्प्टी, हर को लीजिए वो नॉन एम्प्टी ही होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब अगर ये एम्प्टी हैं तो फिर जो एम्प्टी हैं उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाउ ऑर्डर ऑफ AD1। ये AD1 का ऑर्डर आप सोचिए, अगर ये एम्प्टी सेट है तो कितना हो गया, 0, और यहां तक ऑर्डर ऑफ ADI एंड ऑर्डर ऑफ ADI+1, ये कितना होगा, 5DI+1। हमने यही पहले पार्ट में इसमें पढ़ा था। एंड सो ऑन, ऑर्डर ऑफ ADS कितना, 5DS। ये सब डिवाइजर हैं तो इनके ऑर्डर इतने होंगे। नाउ G इक्वल टू क्या था, यूनियन ऑफ ऑल AD, D डिवाइड्स N, सारे डिवाइजर ले लीजिए। तो फिर ऑर्डर ऑफ G क्या आएगा, सारे जितने डिवाइजर हैं। अब जब ऑर्डर है तो वो नंबर है, ये सेट था तो नंबर को तो जोड़ेंगे तो सिग्मा यूज करेंगे, ऑर्डर ऑफ AD और D डिवाइड्स N, जितने डिवाइजर हैं। तो ऑर्डर ऑफ G तो N है, तो ऑर्डर ऑफ AD1, ऑर्डर ऑफ ADI, ऑर्डर ऑफ ADI+1 प्लस एंड सो ऑन, ऑर्डर ऑफ ADS। ऐसा आएगा सारे। जो A से AD1 से ADI तक हैं उनकी वैल्यू 0 है। ये 5DI+1 है प्लस एंड सो ऑन 5DS एंड दिस इक्वल टू N। तो N इसके बराबर लिखा आपने। ये एक इक्वेशन हो गई आपके पास, बट वी नो दैट
n इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा फाई डी, जहाँ d इसको डिवाइड करता है n, जितने भी डिवाइजर होंगे जितने भी, उन सबके फाई डी का सम कर लीजिए, पूरे ग्रुप का ऑर्डर मिलेगा। तो फिर इस हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में फाई डी वन प्लस फाई डी आई प्लस फाई डी आई प्लस वन प्लस एंड सो ऑन फाई डी एस, ये मिलेगा। और राइट साइड में इक्वेशन 1 की मदद से क्या मिला, फाई डी आई प्लस वन फाई डी एस यूजिंग इक्वेशन 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, फाई डी वन प्लस फाई डी टू प्लस एंड सो ऑन फाई डी आई, दिस इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जितने भी डिवाइजर हैं उस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा कुछ ना कुछ आपको हमेशा। ये आपके पास वो एलिमेंट जो D1 ऑर्डर के एलिमेंट आपके पास थे, उनकी संख्या कितनी है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो हमने ये जो संभावना 8 सोची थी, ये संभावना थी कि आपके पास कुछ ऐसे ADI आ जाएं जो 0 हो। ये संभावना गलत है। इसका मतलब हर एक जो ADI है वो नॉन जीरो है। अगर डिवाइजर कोई D है या DI है तो उसका ADI नॉन एम्प्टी सेट हो। तो hence AD is non-empty for all D divides N। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी को दिखाने के लिए कि ये नॉन एम्प्टी है। आपने इतनी मेहनत की कि कुछ एम्प्टी लेके एक कंट, आपने जो डाउट था वो दूर किया कि ये संभव नहीं है। तो हर एक एडी के लिए ऐसा होगा। तो फिर आप एक बात बताइए, डी जितने भी डिवाइजर हैं उनमें एन भी तो होगा, एन भी तो डिवाइड करता है इनको। इन पर्टिकुलर एन डिवाइड्स एन। सो जो ए एन है वो भी नॉन एम्प्टी होगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम x belongs to an such that अगर x an में है तो x किसमें होगा, g में है, एंड ऑर्डर ऑफ x कितना है, n। तो जो g होगा, ग्रुप का ऑर्डर भी तो n ही था, वो x स्क्वायर xn-1 और xn जो है ग्रुप एलिमेंट ऑर्डर, यही तो g का ऑर्डर भी था n। तो फिर आपको नहीं लगता कि g 8 से जनरेट हो रहा है? और अगर g 8 से जनरेट हो रहा है तो g क्या हो गया, साइक्लिक। यही दिखाना था कि ग्रुप साइक्लिक होगा। तो प्लीज़ आप इसमें ध्यान से देखिए, आपकी जो ज़्यादातर मेहनत है वो ये साबित करने में लगी कि हर एक एडी जो डी अगर डिवाइड करता तो हर एक एडी नॉन एम्प्टी होगा। तो हर एक एडी नॉन एम्प्टी के लिए सारे एडी तो एम्प्टी नहीं हो सकते थे। तो एक दिमाग में डाउट उठता है कि क्या पता कुछ एडी 0 हो, एम्प्टी सेट हो। तो हमने ये प्रोसेस की और ये दिखाया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक एडी नॉन एम्प्टी होगा। तो जब n डिवाइड्स n होगा तो उस समय भी ये नॉन एम्प्टी होगा और बस हो गया, जो ही आपको आया जी साइक्लिक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। Prove that in a cyclic group of order n there exist phi m elements of order m for every m which divides n। पिछले क्वेश्चन में साइक्लिक प्रूफ करना था। ग्रुप की साइक्लिक की कोई प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की, सब ग्रुप की तो थी। ग्रुप में लास्ट में लाइन में थी, लास्ट लाइन आई कि ग्रुप साइक्लिक है। अब इस बार क्या है, आपने पहले ही मान लिया है कि जी एक ग्रुप है और वो साइक्लिक है और उसका ऑर्डर कितना है, n है। ठीक, तब क्या होना है,
then there exist phi m elements of order m for every m divides n. और आपको डिड्यूस क्या करना है कि जो n होगा पूरा वो इस तरह से फाई डी जितने भी हैं d डिवाइड्स n उनका समेशन कर लीजिए, आपको ग्रुप का ऑर्डर पता लग जाएगा। आपको ये दिखाना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम मान लेते हैं कि m डिवाइड्स n है, यहाँ लेट m डिवाइड्स n, और दूसरा G इज अ साइक्लिक ग्रुप, मतलब ब्रैकेट में दैट इज G A से जनरेट हो रहा मान लेते हैं, ऑफ ऑर्डर n। ग्रुप है, साइक्लिक है, उसका ऑर्डर n है, और कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर जो n को डिवाइड कर रहा है। तो फिर m ऑर्डर का सब ग्रुप तो हो ही जाएगा एक। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप H of G such that ऑर्डर ऑफ H कितना हो गया m। तो m ऑर्डर का 8 सब ग्रुप तो मिल ही जाना है आपको, और वो यूनिक होगा, किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है वो मान लेते हैं। लेट H इज जनरेटेड बाई B, देन ऑर्डर ऑफ H भी m ही होना है और ऑर्डर ऑफ B भी m ही होना है। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एलिमेंट का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अभी जो हमने पढ़ा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन H कितने होंगे, इक्वल्स द नंबर ऑफ, अरे भाई जितने जनरेटर होंगे, ये तो हम कई स्टेटमेंट में पढ़ चुके, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ H। लेकिन नंबर ऑफ जनरेटर तो फाई m कर सकते हैं ना, दैट इज फाई m। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन H इज फाई m। तो H में m ऑर्डर के जितने हैं वो सब जनरेटर बनेंगे, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हैं, तो हर एलिमेंट को जनरेट कर देंगे। और जनरेटर्स फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हमेशा ग्रुप का ऑर्डर m था तो फाई m होंगे। ये हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि कोई एलिमेंट ऐसा रह गया है जो H में ना हो और ऑर्डर m हो, क्या ये संभव है? नहीं है। फिर भी चलो एक बार वो डाउट को दूर कर देते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि m ऑर्डर के जितने एलिमेंट G में हैं वो सब H में ही हैं। चलो इस डाउट को कैसे दूर करें? इफ मान लीजिए कोई K बिलोंग्स टू G है सच दैट ऑर्डर ऑफ K m है, देन S इक्वल टू जनरेटेड बाई K, ऐसा मान सकते हैं। K कोई एलिमेंट है m ऑर्डर का, ये भी एक हो जाएगा, और इसका ऑर्डर हैज ऑर्डर m। सिंस G हैज पहले ही लिखा दिया है यूनिक, अभी हमने पीछे पढ़ा है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, तो फिर आप दो सब ग्रुप कैसे ले सकते हैं? तो इसका मतलब जो आपका H है वही S है। तो मतलब सारे आपके पास m ऑर्डर के जितने एलिमेंट थे वो सबके सब ग्रुप में, m ऑर्डर के जितने एलिमेंट थे वो सबके सब H में ही। यही तो बात बतानी है हमने। तो फिर मैं इस बात को लिख भी देता हूं। सो ऑल एलिमेंट्स
ऑफ ऑर्डर m आर इन h, वो सब h में ही है। प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि h का हर एलिमेंट m ऑर्डर का है। मैंने कहा m ऑर्डर के जितने एलिमेंट भी हैं g में वो सब h में है। m ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं पूरे ग्रुप में वो सब h में ही आ गए हैं। दिस एम्प्लाइज, यही बात लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन G। तो पूरे आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं जब सब इधर ही हैं तो, और वो कितने हैं, वो 5m थे, तो पूरे ग्रुप में भी आप ये लाइन लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन G इज 5m। क्लियर है? ठीक। अब आप मान लेते हैं लेट a बिलोंग्स टू G, और a का जो ऑर्डर है वो D कोई मान लेते हैं, सच दैट ऑर्डर ऑफ D दिए है, तो फिर जो D होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। ये लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट है बेसिकली। क्यों? क्योंकि A अगर आपके पास है और A का ऑर्डर D है तो सब ग्रुप मिलेगा ना D ऑर्डर का, और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। स्टेटमेंट हम बाद में प्रूफ करेंगे, यूज हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब D डिवाइड्स N। तो फिर इस कंक्लूजन से 5D एलिमेंट्स होंगे ना ग्रुप में, D ऑर्डर के कितने होंगे? फ्रॉम अबव डिस्कशन there exist 5D elements of order D in G। तो फिर आप कोई भी डिवाइजर जो है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो आप फटाफट बता दे रहे हैं कि 5D एलिमेंट्स ग्रुप में होंगे ऐसे जिनका ऑर्डर D होगा। तो इन जनरल टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? फिर जितने भी 5D टाइप के हैं वो D जितने डिवाइड कर रहे हैं तो वो निकाल लीजिए, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यही कंक्लूजन था। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। छोटा सा रिजल्ट था, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको कोई अगर डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, जैसे हमारा एग्जांपल 30 था, 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो फिर आपके पास अगर m डिवाइड कर रहा है तो 5m एलिमेंट हैं ऑफ ऑर्डर m। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, m की जगह 5 रख लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे? 5 कितना होगा? 5 से छोटे, तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो 1 2 3 4 आ जाएंगे। 4 एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप उनको न्यूमेरिकल्स में लाने की कोशिश कीजिए, तब आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि भाई 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ग्रुप में। तो 5 निकाल लीजिए। ऐसे ही 6 डिवाइड करता है तो 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ग्रुप में? 5 6। फिर कौन डिवाइड कर रहा है? 8 तो नहीं करेगा, 9 भी नहीं, 10। तो 10 ऑर्डर के कितने होंगे? 5 10। 15 ऑर्डर के 5 15। ऐसे आप सब निकाल के एक न्यूमेरिकल के तौर पर करिए, और लास्ट में आपको ये मिलना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट n इक्वल टू दिस, कि ग्रुप का ऑर्डर ऐसे आ जाना चाहिए। ये आप अपने लिए छोटा सा होमवर्क समझिए और खुद ट्राई करिए, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और छूटी हुई है, अब हम उसे करते हैं। देखिए, अ ग्रुप G ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक and every element of G other than identity can be taken as its generator। ये बड़ा शानदार रिजल्ट है। हम क्या करें, प्राइम ऑर्डर का अगर कोई भी ग्रुप है तो गारंटी है कि वो साइक्लिक है, और हम एक गारंटी पहले ही दे चुके हैं कि साइक्लिक हमेशा एबिलियन होता है।
तो यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूजन आ जाएगा कि प्राइम ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो वो एबिलियन होगा, साइक्लिक भी होगा, एबिलियन भी होगा। वो जो मैं आपको समझा रहा हूँ लास्ट में हम लिख लेंगे उस बात को। पहले अभी ग्रुप को प्राइम ऑर्डर का मानना है और उसे साइक्लिक प्रूफ करना है। लेट एक ग्रुप मानते हैं और मान लेते हैं पी इज प्राइम, ये मान लिया। लेट कोई एलिमेंट मान लीजिए जी में, और आइडेंटिटी मत मानिए, कोई और मानिए। अगर मैं ये दिखाता हूँ कि जी इससे जनरेट हो जाता है तो जी साइक्लिक हो जाएगा और इस एलिमेंट का ऑर्डर भी पी ही हो जाएगा। यह हमें ये देखना है। अब हम ऐसा करते हैं, लेट एक एच ले लेते हैं, ए टू द पावर एन करते हैं। इसकी जितनी पावर होती जाएंगी करते रहिए, सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई ग्रुप में पी एलिमेंट हैं, सब ग्रुप में इनफाइनाइट एलिमेंट संभव है क्या? नहीं है। ये भी फाइनाइट होगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एच मस्ट बी फाइनाइट। मैं इतना ही लिख लूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। फाइनाइट ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट नहीं हो सकता, उससे तो छोटा ही होगा सब ग्रुप का ऑर्डर। अगर फाइनाइट होगा तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपके पास एच जो होगा वो साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर, ए क्यूब, कुछ करते करते लास्ट में ए टू द पावर एन आइडेंटिटी, फिर ए स्क्वायर, यही घूमता रहेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? एच इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। अब सब ग्रुप का ऑर्डर हम कई बार कह चुके हैं, लैग्रैंज अनऑफिशियली हम बात कर ही रहे हैं, ऑफिशियली नहीं बात कर रहे हैं अभी, कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो फिर इसका ऑर्डर जो भी है वो प्राइम नंबर को डिवाइड करेगा। ग्रुप का ऑर्डर तो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ एच है वो या तो 1 होगा या p होगा। प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर, ऑर्डर नेचुरल नंबर में मानेंगे इसलिए 1 या p ले रहे हैं। अगर ऑर्डर ऑफ एच आप 1 ले रहे हैं तो फिर जो h होगा वो केवल आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला होगा, और हमने ऐसा लिया नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन है। केवल आइडेंटिटी है जो आइडेंटिटी को ही जनरेट करती है, सिंगल एलिमेंट को। लेकिन आपने पहले ही कहा कि मैंने आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट लिया है ए, तो फिर दूसरी चॉइस तो यही है ना, दस ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू पी एंड एच इज जनरेटेड बाई ए। लेकिन पी ऑर्डर का तो ग्रुप है और ये है, तो फिर आपके पास इसका मतलब ये है कि जो h है वही g है और वही a है, तो फिर आपके पास g क्या हो जाएगा? g इज साइक्लिक। तो प्राइम ऑर्डर का अगर आपने कभी भी कोई ग्रुप लिया तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। तो मैं अब इस बात को जो शुरू में समझा रहा था नोट करके लिखा देता हूं। हमने ये पढ़ा यहां पर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और ये पढ़ा इससे पहले, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। तो फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज
एबिलियन। तो ये बहुत शानदार रिजल्ट है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, अभी किया है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, पिछले लेक्चर में या उससे पहले वाले में किया है। तो प्राइम ऑर्डर का होगा तो साइक्लिक हमेशा होगा, साइक्लिक है तो एबिलियन होगा। तो उन दोनों से कंक्लूजन ये निकल गया। तो मैं इसको एक और तरीके से जानबूझ के लिख रहा हूं। ऑर्डर ऑफ जी प्राइम है, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, तो वो साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो एबिलियन है। कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, इसलिए एरो दोनों साइड नहीं लगाए हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। एबिलियन होने का मतलब हमेशा साइक्लिक होना नहीं है, और साइक्लिक है तो ग्रुप का ऑर्डर हमेशा प्राइम होना ही जरूरी नहीं है, कंपोजिट भी हो सकता है। कैसे? वो ले लीजिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में 1 - 1 i - i से जनरेट होता है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है। इवन उसका सब ग्रुप 1 - 1 ले लीजिए, ऑर्डर 2 है, और चलिए 2 तो प्राइम मान सकते हैं। 4 ले लीजिए, 1 - 1 i - i, साइक्लिक है लेकिन ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नहीं था, कंपोजिट था। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है कि ग्रुप का ऑर्डर प्राइम मिलते ही आप कह सकते हैं साइक्लिक कहना चाहें साइक्लिक कह सकते हैं, एबिलियन डायरेक्टली कहना चाहें एबिलियन कह सकते हैं। ग्रुप की गारंटी हो गई प्राइम होते ही। तो ये अपने आप में मैंने एक छोटा सा डिस्कशन आपको एक लिमिटेड समय में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साइक्लिक के बारे में समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि साइक्लिक में इतना ही है, मतलब और भी बहुत कुछ पढ़ाई चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है। किसी भी कॉलेज में हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स को मेरा मानना है इतना तो आना ही चाहिए। अगर आपकी समझ बीएससी में इतनी है, आप किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में कुछ नया टॉपिक लेंगे, ठीक है? अभी तब तक आप इसे पढ़िए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।